सो यहाँ पे आपको बहुत सारी CSV फाइल देखने को मिल जाती है, बिगिन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री, परचेज प्राइजेस, purchases.csv, sales.csv एंड वेंडर इनवॉइस। तो ये सारे डिफरेंट जो टेबल्स हैं इसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। नॉर्मल कंपनीज़ में डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है डेटा और फिर वहाँ से हम फैच करते हैं, बट अभी ये हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट है तो हमारा जो डेटा है वो CSV में है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेटाबेस में। तो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको MySQL आता है, PostgreSQL आता है या फिर आपके पास उसका IDE है तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसको इंसर्ट कर सकते हो फ्रॉम CSV टू अपने टेबल में डाल सकते हो कोई भी डेटाबेस क्रिएट करके। बट यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैं SQLite यूज़ करूँगी। SQLite से हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसमें ये सारे CSV फाइल एज अ टेबल हम इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो ये हमारा मेन फोल्डर है जिसमें एक डेटा करके फोल्डर है जिसमें CSV फाइल स्टोर्ड है। तो सबसे पहले हम एक नोटबुक फाइल बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे pandas SPD and then import OS, and from SQL Alchemy we will import create engine। ओके, इसके बाद हम इंजन क्रिएट करेंगे। सो इंजन इक्वल्स टू क्रिएट इंजन SQLite इन्वेंट्री डॉट DB, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो हम डेटाबेस का नाम inventory.db रख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम फाइल्स रीड करेंगे। फॉर फाइल इन os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और हमारा डायरेक्टरी का नाम क्या था, डेटा। ओके, लेट्स प्रिंट कि ये फाइल को कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स थी वो सारी आ चुकी हैं, बट इसमें एक IPYNB करके एक और फाइल आ रही है जिसको हमें रिमूव करना है या फिर इसको हमें नेगलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे if डॉट CSV इन फाइल। ओके, तो इससे क्या होगा, सिर्फ CSV वाले जो फाइल्स हैं वो ही रीड होंगी। नाउ लेट्स रीड df इक्वल्स टू PD डॉट रीड CSV, फाइल का नाम अंदर जाएगा। ओके, और हमें इसमें आगे हमें डेटा फोल्डर लगाना पड़ेगा, डेटा एंड देन प्लस फाइल नेम। सो लेट्स प्रिंट कि ये DF रीड हो रहा है या नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमें डेटा सेट का शेप यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो हम इंजेक्शन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। नॉर्मली जब आप कंपनीज़ में वर्क करते हो तो वहाँ पे एक सिंपल नोटबुक से काम नहीं चलता, वहाँ पे आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। सपोज़ आपका डेटा CSV में ही आ रहा है किसी सर्वर से और आपको उसको कंटिन्यूसली डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और उस स्क्रिप्ट को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हर 15 मिनट्स पर आपका डेटा आ रहा है तो हर 15 मिनट्स के लिए आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो हर 15 मिनट्स पे रन होगी ऑटोमेटिकली, और जो भी CSV में डेटा है वो स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में। ओके, इस तरीके से स्क्रिप्टिंग हेल्प करता है। सो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं df ingest db, जिसमें हम इनपुट क्या लेंगे, एक तो डेटा फ्रेम लेंगे जिसको इंसर्ट करना है, टेबल नेम लेंगे, किस टेबल नेम में हमें इंसर्ट करना है, एंड इंजन, जिस इंजन में जो हमने यहाँ पे इंजन क्रिएट किया है वो। ओके, df डॉट टू SQL, सबसे पहले आ जाएगा टेबल नेम, कनेक्शन हो जाएगा आपका इंजन, इफ एग्जिस्ट हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अगर आपको कंटिन्यूस डेटा इंसर्ट करना होता है कंपनीज़ में तो वहाँ पे आप अपेंड करते हो। ओके, सो इफ़ एग्जिस्ट हम रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली, कहीं कंप्लीटली टेबल का डेटा रिप्लेस हो जाए जो भी हमारा CSV में डेटा है उससे। इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, हमें इंडेक्स को स्टोर नहीं करना है। सो दिस इज़ आवर फंक्शन। ओके, तो अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है इस फॉर लूप के अंदर। सो हम यहाँ पे कॉल करेंगे ingest db, यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम क्या है, DF है सेम। टेबल नेम हम क्या रखेंगे, टेबल नेम हम फाइल का ही नेम रखेंगे, जस्ट हम उसके पीछे से जो डॉट CSV है उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करके डॉट CSV कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, सो 4 कैरेक्टर्स हम लाइक लास्ट से रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे हम इंजन पास कर देते हैं। ओके, और मैं इसको रन करती हूँ। तो ये एक फाइल पहले रीड होगी एंड देन इंजेस्ट होगी डेटाबेस में, देन ये सेकंड फाइल रीड करेगा और फिर इंजेस्ट करेगा डेटाबेस में। ओके, तो ये टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज था। कंपनी में भी ऐसे ही लार्ज डेटा सेट के साथ हमें वर्क करना पड़ता है। अब
जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, तो उसकी वजह से जब आप सीक्वल से डेटा लेके आते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी हम आगे टैकल करेंगे किस तरीके से हम सीक्वल क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट जो टेबल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो ये अभी तक आप देख सकते हो रन ही होता जा रहा है। तो लेट्स वेट फॉर द लास्ट टेबल टू इंसर्ट इन द डेटाबेस। और यहाँ पे आप देखो inventory.db क्रिएट हो चुका है 1 मिनट अगो। इसका अभी जो साइज़ है वो 404.7 MB है। अगर आप सोच रहे हो कि कैगल का डेटा यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाओ, उससे आपको जॉब लग जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कंपनी में वर्क करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक लार्ज डेटा सेट को हैंडल कैसे करते हैं। सिर्फ एक्सेल से सिर्फ CSV रीड करके डायरेक्ट उसमें एनालिसिस करना ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो उसको सबसे पहले डेटाबेस में इंसर्ट करना है और फिर SQL क्वेरी की हेल्प से सिर्फ उतना ही डेटा सेट लेके आना है जितना आपके एनालिसिस के लिए यूज़फुल होता है। इंसर्ट हो गए हैं DB में एंड नाउ यू कैन सी द साइज़ ऑफ द DB, इट्स 2 GB। ओके, पहले 404 MB था जो लास्ट वाला टेबल हमने इंसर्ट किया, तो उसके बाद ये 2 GB हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इंजेशन स्क्रिप्ट। अब इसको नॉर्मली अब अगर आप पोर्टफोलियो में अपने कोड को ऐड करते हो तो ज़्यादातर लोग नोटबुक ऐड करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्क्रिप्टिंग ऐड तो करते हैं बट उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते, एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं कोडिंग का। ओके, तो कोडिंग में जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, लाइक एवरीथिंग शुड बी अंडर द फंक्शन। ओके, तो फंक्शन के अंदर हम रखते हैं चीज़ों को और लॉगिंग ऐड करते हैं। अगर आपको लॉगिंग नहीं पता क्या होता है, लॉगिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का कि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में क्या वार्निंग्स आई हैं, क्या एरर आया है, ओके, क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे। जैसे इसको मेनली इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमें स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता रहे कि कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया है, कौन सा स्टेप बचा हुआ है। ओके, प्लस अगर कोई एरर आ रहा है तो कौन से स्टेप में एरर आ रहा है ये भी आप लॉगिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज़ अ कंप्लीट मॉनिटरिंग थिंग। तो जब भी आप स्क्रिप्ट बनाते हो कंपनीज़ में तो उसमें लॉगिंग ऐड करना ही होता है। ओके, ताकि आपको कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम ना आए। सो हम यहाँ पे इंपोर्ट लॉगिंग करेंगे। ओके, लॉगिंग के लिए हम पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम अपने लॉग्स को रखेंगे। ओके, लॉग्स। तो इस तरीके से एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है प्रोजेक्ट का। डेटा का फोल्डर में डेटा रहता है, लॉग्स के फोल्डर में लॉग्स रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लॉग्स बनाएंगे। ओके, सो इंपोर्ट लॉगिंग। सो यहाँ पे मैंने लिखा है लॉगिंग डॉट बेसिक कन्फिग। बेसिक कन्फिग हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से लॉगिंग का स्ट्रक्चर रहेगा जो भी हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फाइल नेम आ जाता है। फाइल नेम क्या रहेगा, सपोज़ इस स्क्रिप्ट का हम नाम रखते हैं ingestion_db। देन यहाँ पे हम लेवल रखते हैं लॉगिंग डॉट डिबग एंड देन फॉर्मेटिंग रहेगा ये कि पहले टाइम रहेगा, फिर लेवल का नेम रहेगा और फिर जो मैसेज हम प्रिंट करेंगे। ओके, जो लॉगिंग में हम डालेंगे। सो और यहाँ पे हम फाइल मोड अपेंड। ओके, अपेंड होता जाएगा फाइल्स में। अब ये जो कोड है इसको भी हम एक फंक्शन में लिखते हैं। इसको हम एक फंक्शन में डालते हैं डेफ लोड रॉ डेटा। ओके, तो ये कंप्लीट कोड इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट की जगह हम डालेंगे लॉगिंग डॉट इन्फो। इन्फो होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप कोई लाइक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना चाहते हो वो। अगर कोई एरर मैसेज आता है आपको वो प्रिंट करना है तो लॉगिंग डॉट एरर होता है। ओके, लॉगिंग डॉट डीबग होता है, लॉगिंग डॉट वार्निंग होता है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के लेवल्स हैं। तो इन्फो और एरर मोस्टली यूज़ करते हैं हम। सो लॉगिंग डॉट इन्फो में हम क्या लिखेंगे, इंजेस्टिंग कौन सा फाइल, तो यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ कर रही हूँ। तो ये कोड, तो ये मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम डाल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा जैसे इंजेस्टिंग पहला जो भी फाइल नेम रहेगा वो, तो फाइल नेम इन डेटाबेस। ओके, इन DB। और एक लास्ट में हम लॉगिंग डाल देंगे लॉगिंग डॉट इन्फो, जिसमें हम लिखेंगे इंजेक्शन कंप्लीट। ओके, अब कितने टाइम में इंजेक्शन कंप्लीट होगा उसके लिए हम एक टाइम करके लाइब्रेरी होता है उसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट टाइम टाइम डॉट टाइम, वो स्टार्ट में चला जाएगा। इंजेक्शन जब कंप्लीट होगा वो हमारा एंड टाइम रहेगा। सो यहाँ पे अगेन टाइम डॉट टाइम। ओके, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इंजेक्शन में। ओके, इस तरीके से हम लॉगिंग को डालते हैं
स्क्रिप्ट में, ताकि हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कितना टाइम लगा है इंजेशन में, कितना टाइम लगा है रीड होने में डेटा को, कितना टाइम लगा है कंप्लीट होने में स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल टाइम एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 60, बिकॉज इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सेकेंड्स में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंजेशन कंप्लीट फर्स्ट, और उसके बाद आ जाएगा लॉगिंग डॉट इन्फो टोटल टाइम टेकन, और इसके बाद हम लिख देंगे मिनट्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है टोटल टाइम का, और ये भी हो जाएगी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से एफ स्ट्रिंग। तो ये हमने लॉगिंग ऐड कर दी। प्लस यहाँ पे आप हर एक फंक्शन का डॉग स्ट्रिंग भी लिख सकते हो कि जो फंक्शन है वो क्या करता है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया है दिस फंक्शन विल लोड द CSVs एज डेटा फ्रेम एंड इंजस्ट इनटू DB। ओके, इसी तरीके से इस फंक्शन का भी हम एक डॉग स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये डॉग स्ट्रिंग क्या होती है कि ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या करता है। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग करने का, कि आप उसमें डॉग स्ट्रिंग ऐड कीजिए, फंक्शंस बनाइए, फंक्शंस में लॉगिंग डालिए, ट्राई और एक्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, बट हर एक फंक्शन में ट्राई एक्सेप्ट का भी ब्लॉक होता है, जिससे पता चलता है कि किस फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल के लिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। सो दिस फंक्शन विल इंजेस्ट द डेटा फ्रेम इनटू डेटाबेस टेबल। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट फंक्शन। ओके, ये हमारा क्रिएट इंजन। अब हम इनको साथ में लिख देते हैं। ओके फाइन। और लास्ट में हम इसमें इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन लोड रॉ डेटा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें इंजस्ट डीबी डायरेक्टली कॉल हो रहा है, तो सिर्फ हमें इस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत है। और ये कंप्लीट कोड हम रख देंगे एक पाइथन फाइल के अंदर। सो हम यहाँ पे एक नॉर्मल न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका एक्सटेंशन रहेगा .py। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं ingestion db.py रीनेम। तो ये बन गई हमारी एक फर्स्ट पाइथन स्क्रिप्ट जिसमें हमने लॉगिंग भी डाली है, फंक्शंस क्रिएट किए हैं। इसको हम रन करके भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको नोटबुक से ही रन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें लॉगिंग इंसर्ट होगी हमारे लॉग फाइल में। ओके, तो यहाँ पे हमारे लॉग्स में अगर आप देखो तो पहले कोई भी फाइल नहीं थी, बट अभी यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है ingestion db.log। और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा ingesting purchases.csv in db। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि ये जो और डिफरेंट टेबल्स थे वो भी इंजेस्ट हो गए। जो लास्ट वाला टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज टेबल है, लाइक 1 करोड़ प्लस उसमें रिकॉर्ड है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगता है एग्जैक्टली कंप्लीट प्रोसेस को रन होने में, वो भी हम देख सकते हैं अपने स्क्रिप्टिंग की हेल्प से। टोटल टाइम 8 मिनट से भी ज़्यादा है। ओके, तो ये जो लास्ट वाला टेबल है सबसे ज़्यादा इसी को टाइम लगा इंसर्ट होने में, बिकॉज अगेन इट्स अ लार्ज डेटा सेट। ओके, सो हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट बन के कम्प्लीट हो गई है इंजेशन डीबी। नाउ हमारे पास डेटा क्रिएटेड है, डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब हमें एक्सप्लोर करना है कि ये डेटाबेस में जो टेबल्स हैं उसमें किस टाइप की वैल्यूज़ हैं, और हमारे बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिनको हमें एक्सट्रैक्ट करना है इन आवर फाइनल डेटा फ्रेम। ओके, नाउ लेट्स मेक दिस एज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पे कम्प्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। सॉरी, तो जो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम था उसमें हमें क्या करना था कि हमें वेंडर परफॉर्मेंस देखना था, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज देखनी थी और इन्वेंट्री देखना था। तो इसके रिलेटेड किस किस टेबल में कॉलम्स प्रेजेंट हैं ये हमें एक्सप्लोर करना है। ओके, सो EDA understanding the data set to explore how the data is present in the database, and if there is a need of creating some aggregated tables that can help with vendor selection for profitability and product pricing optimization। सबसे पहले हम import कर लेते हैं यहाँ पे pandas and SQLite। import SQLite 3। now let's create the database connection SQLite3.connect, और जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था inventory.db। तो ये हमारा एक कनेक्शन बन गया है हमारे डेटाबेस के साथ। नाउ लेट्स चेक कि कौन कौन से टेबल्स प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में। हमने स्टोर किया तो हमें वैसे तो पता ही है, बट स्टिल
लेट्स सी कि टेबल नेम क्या क्या है। तो जैसा फाइल नेम था सेम टेबल नेम भी है, परचेजेस, परचेज प्राइसेस, वेंडर इनवॉइस, बिगिन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री एंड सेल्स। अगर हमें सीक्वल क्वेरी लिखना है किसी एक टेबल के रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, कोई भी टेबल नेम लेते हैं जैसे परचेजेस हो गया, ओके, एंड हम कनेक्शन अपना पास कर देंगे यहाँ पे। सो इसका काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है, ये है। इसी तरीके से हमें ये सारे टेबल्स के लिए काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उसमें किस टाइप की वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो हम एक लिमिट लगा के स्टार्टिंग के सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही प्रिंट करते हैं। तो उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कॉलम्स प्रेजेंट है, किस टाइप की वैल्यूज़ उस कॉलम्स के अंदर हैं। तो लेट्स आइट्रेट थ्रू द टेबल नेम्स। सो फॉर टेबल इन टेबल्स, ओके, टेबल्स इज़ दिस वेरिएबल, तो प्रिंट करते हैं। जस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग इन अ गुड वे मैं यहाँ पे हाइफन लगा रही हूँ। एक एफ स्ट्रिंग आ जाएगी जिसमें हम टेबल नेम पास करेंगे एंड अगेन हाइफन मल्टीप्लाइड बाय 50। so let's print this, print count of records। सबसे पहले काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिंट होके आएगा और उसके आगे जो एक्चुअल काउंट है डेटा का वो। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ये काउंट करके एक कॉलम में आता है और इसका हमें स्टार्टिंग वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0। और टेबल इन टेबल्स अंदर हम यहाँ पे कॉलम नेम भूल गए थे तो यहाँ पे कॉलम नेम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमें परचेसेस की जगह टेबल डालना है क्योंकि हर एक टेबल को हमें रीड करना है। सो यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्वेरी को भी बना देते हैं एंड इसका लास्ट नेम हम रख देते हैं एज काउंट। तो इस तरीके से काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स हमारा प्रिंट होके आ गया है। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करना है जो डेटा फ्रेम है, ओके। तो डेटा फ्रेम के लिए हम डिस्प्ले यूज़ करेंगे, सीक्वल क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एंड लिमिट हम लगा देंगे यहाँ पे सिर्फ 5। नाउ लेट्स रन दिस। सो ये हमारा परचेजेस टेबल है, ये नेक्स्ट टेबल परचेज प्राइसेस, वेंडर इनवॉइस, बिगिन इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री एंड सेल्स, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टेबल्स। परचेजेस टेबल में सबसे पहले तो इन्वेंट्री आईडी मिल जाता है जो हो सकता है प्राइमरी कॉलम हो, देन स्टोर नंबर है, देन ब्रांड नंबर है, डिस्क्रिप्शन है हर एक ब्रांड का, साइज़ क्या है, वेंडर नंबर यहाँ पे दिया हुआ और उस वेंडर नंबर से रिलेटेड नेम दिया हुआ है, ओके। तो एक पर्टिकुलर यूनिक वेंडर नंबर असाइंड है हर एक वेंडर को। परचेज ऑर्डर नंबर है, पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर नंबर, परचेज ऑर्डर डेट, ओके, रिसीविंग डेट, इनवॉइस डेट, पे डेट, परचेज प्राइस, क्वांटिटी, डॉलर्स एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज जहाँ से मैंने डेटा डाउनलोड किया था वहाँ पे क्लासिफिकेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ओके। अगर होती तो हम मशीन लर्निंग मॉडल भी फिट कर सकते थे। कौन सी डेट में परचेज़ किया गया है, कौन सी डेट में वेंडर को रिसीव हुआ है, किस डेट पे इनवॉइस क्रिएट हुई थी जो भी परचेज़ हुआ है वो, एंड किस दिन पे वो पे किया था, क्या एक्चुअल प्राइस था, परचेज प्राइस क्या था, क्वांटिटी कितनी परचेज़ की गई है, एंड डॉलर। डॉलर तो जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन है उसी का, ओके। परचेज़ प्राइसेस में हमें 12,000 रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे क्या है, ब्रांड है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस दिया हुआ है, साइज़ है, वॉल्यूम, क्लासिफिकेशन अगेन, परचेज़ प्राइस, वेंडर नंबर एंड वेंडर नेम। तो देखा जाए तो परचेज़ प्राइस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, कॉलम्स हैं, वो यहाँ परचेजेस में इंक्लूडेड है। देन बिगिन इन्वेंट्री, तो बिगिन इन्वेंट्री जो लेटेस्ट जो लास्ट ईयर है 2024 का 1 जनवरी से रिकॉर्ड है और एंड डेट में एंड इन्वेंट्री में लास्ट मंथ का आई गेस रिकॉर्ड है। तो ये एक साल का डेटा है, ओके, फ्रॉम 2024 से लेके 2024 के लास्ट तक, ओके, जनवरी से लेके लास्ट तक दिसंबर तक का डेटा है। और इसमें बिगिन इन्वेंट्री जो टेबल है उसमें स्टार्टिंग के जो मंथ में क्या इन्वेंट्री रही है, हर एक स्टोर और हर एक ब्रांड की क्या इन्वेंट्री रही है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड एट द लास्ट ऑफ द ईयर, ये इन दोनों टेबल में हमें मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमें वेंडर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, प्लस इन्वेंट्री की भी इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग की मिल रही है, थ्रू आउट द ईयर नहीं मिल रही है, ओके।
तो हम इन दोनों टेबल्स को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड है ही नहीं। एंड द लास्ट टेबल इज सेल्स टेबल, जिसमें हमें इन्वेंट्री आईडी मिल जाती है, स्टोर, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, साइज, सेल्स क्वांटिटी है, यहाँ पे सेल्स डॉलर है, सेल्स प्राइस है, ओके, और यहाँ पे एक्साइज टैक्स है, इन वेंडर लाइक वेंडर नंबर, वेंडर नेम। तो वेंडर ने कौन से ब्रांड को कितना सेल किया है, क्या सेल्स डॉलर था, क्या सेल्स प्राइस था, वो हमें सेल्स टेबल से मिल जाते हैं। और परचेजेस टेबल से हमें कितने अमाउंट में उसने परचेज किया है वो मिल जाता है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ द टेबल इन डिटेल कि किस तरीके से हर एक वैल्यू, मतलब कब से कब तक का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें हम टेबल को और अच्छे से एक्सप्लोर करके ही पता कर पाएंगे। तो एक वेंडर को चूज़ करते हैं और उस वेंडर का किस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है हर एक टेबल में वो देखते हैं। सपोज़ ये वेंडर हमने चूज़ कर लिया 4466। ओके, तो सबसे पहले हम पहले टेबल को फिल्टर आउट करते हैं वेंडर नंबर पे, जो कि है हमारा 4466। ओके, तो यहाँ पे हमें 2000 रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं इस वेंडर से रिलेटेड। तो यहाँ पे वेंडर से रिलेटेड डिफरेंट परचेज नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर मिल जाता है, डेट डिफरेंट मिल जाते हैं। नेक्स्ट परचेज प्राइसेस टेबल को हम फिल्टर आउट करते हैं, तो इसमें इस वेंडर से रिलेटेड सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं हमें। वेंडर इनवॉइस टेबल को फिल्टर आउट कर लेते हैं, इसमें भी अराउंड आई गेस 55 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल्स। तो इस वेंडर से रिलेटेड 9453 रिकॉर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो परचेजेस टेबल है और परचेज प्राइस, इन दोनों में किस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। सो लेट्स अगेन सी द परचेजेस टेबल। यहाँ पे हमें मिल जाता है ब्रांड और उसका परचेज प्राइस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो परचेज प्राइस कुछ रिपीटिंग में है, तो परचेज प्राइस मिल जाता है यहाँ पे हमें, ब्रांड भी रिपीटिंग है। तो इसका हम समेशन देखते हैं ग्रुप बाय करके। सो लेट्स ग्रुप बाय विथ ब्रांड एंड दूसरा कॉलम क्या था हमारा, परचेज प्राइस, क्वांटिटी एंड डॉलर्स कॉलम को हम समेशन कर लेते हैं, डॉलर्स डॉट सम। ओके, तो इस तरीके का हमें कुछ रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। अब अगर हम परचेज प्राइसेस जो हमारा टेबल था उसको देखें, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो 5215, ये जो हमारा ब्रांड है इसका परचेज प्राइस क्या है 9.41, और क्वांटिटी कितनी परचेज्ड हुई है और कितने में परचेज्ड हुई है। ओके, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि परचेज प्राइसेस में जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसी को कौन कौन से डेट पे ख़रीदा हुआ है वो परचेजेस टेबल में मिल जाता है। ओके, क्योंकि हमने ग्रुप बाय करके ये देख लिया। नाउ वेंडर इनवॉइस जो टेबल था हमारा, वेंडर, नाउ लेट्स सी कि वेंडर इनवॉइस में क्या क्या प्रेजेंटेड था। वेंडर इनवॉइस, तो वेंडर इनवॉइस में हमें यहाँ पे एक परचेज़ ऑर्डर नंबर मिल जाता है, और परचेज़ ऑर्डर नंबर आई गेस ये यूनिक है कंप्लीट इस वेंडर के लिए। लेट्स सी कि ये यूनिक है कि नहीं। ओके, सो पीओ नंबर, यूनिकनेस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर ऑफ यूनिक, तो ये 55 है, और जो वेंडर इनवॉइस का शेप था वो भी आई गेस 55 ही है। दैट मीन्स पीओ नंबर इज़ यूनिक। तो ये जो परचेज ऑर्डर नंबर है परचेजेस वाले टेबल में, ये वेंडर इनवॉइस से डिराइव्ड है। ओके, ये वेंडर इनवॉइस से डिराइव्ड है। वेंडर इनवॉइस में और कौन कौन से कॉलम्स हैं, डॉट कॉलम्स। ओके, सो यहाँ पे आपका पे डेट, पीओ नंबर, पीओ डेट, ये सारी चीज़ें आपका वेंडर इनवॉइस से डिराइव्ड हैं। जो परचेज प्राइस है वो आपका परचेज, और जो परचेज प्राइस है ये वाला कॉलम, ये इस टेबल से डिराइव्ड है। तो इन दोनों टेबल को मिला के, इन दोनों टेबल को मर्ज करके आपका परचेजेस वाला टेबल बना है। नाउ लेट्स सी, जो सेल्स वाला टेबल है उसमें हम किस पे ग्रुप बाय कर सकते हैं। सो सेल्स टेबल। ओके, तो सेल्स में हमारे पास स्टोर है, ब्रांड है, वेंडर नंबर, वेंडर नेम है। हमने ब्रांड से रिलेटेड डेटा देखा है तो हम यहाँ पे ब्रांड पे ही ग्रुप बाय करते हैं। सो ग्रुप बाय ऑन ब्रांड। ओके, और हम समेशन करते हैं किसका, सेल्स डॉलर, सेल्स प्राइस एंड सेल्स क्वांटिटी। ओके, डॉट सम। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं इस ब्रांड वाले कॉलम,
यहाँ पे जो हमने पहले ग्रुप बाई किया था उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो 5215 का कितना परचेज प्राइस था, कितना डॉलर परचेज हुआ है, 46,325। ओके, सेल प्राइस क्या था 41 एंड सेल्स डॉलर क्या है 60,000। ओके, क्वांटिटी है 4651। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ब्रांड सेल हुआ है 5215 या 5255, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिए हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिए हैं। तो सेल्स टेबल में क्या है कि हर एक ब्रांड की किस तरीके से डिफरेंट डेट्स पे कितना सेल वैल्यू रहा है, कितना सेल क्वांटिटी रहा है, कितना सेल्स डॉलर रहा है, ये हमें एग्जैक्टली मिल रहा है। तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स डिस्कस। Purchases table contains actual purchase data including the date of purchase, products that is represented here as a brand, purchased by vendors, the amount paid in dollars and the quantity purchased. Okay, ये टेबल हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें किस टाइप के डेटा है। The purchase price column is derived from the purchase prices table which provides product wise actual and purchase price. तो ये actual price है और इतने प्राइस में वेंडर ने परचेज किया है। Vendor invoice table aggregates data from the purchases table summarizing quantity and dollar amounts along with an additional column for freight. The table maintains uniqueness based on vendor and PO number. Okay, PO number और vendor के basis पे uniqueness maintained है, हर एक vendor का एक unique PO number होगा। The sales table captures actual sale transaction detailing the brands purchased by vendors, the quantity sold, selling price and the revenue earned. ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं ताकि, और ये पॉइंट्स हमने इसलिए मेंशन किए हैं कि अगर फ्यूचर में भी कोई डेटा को एक्सप्लोर करता है या फिर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या फिर हम रिपोर्ट ही क्रिएट करते हैं तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा हमारे पास प्रेजेंट था। So as the data that we need for analysis is distributed in different tables, we need to create a summary table. Okay, क्योंकि जो हमारे डेटा है वो हर एक टेबल में डिफरेंट कॉलम्स में है, तो हमें एक समरी टेबल बनानी पड़ेगी कि एग्रीगेटेड टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें हमें परचेज ट्रांजैक्शन रखना पड़ेगा मेड बाय वेंडर्स, सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा रखना पड़ेगा, फ्राइट कॉस्ट रखनी पड़ेगी फॉर ईच वेंडर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम वेंडर्स। फ्राइट कॉस्ट क्या होता है, जैसे जो ट्रैवलिंग में कॉस्ट लगता है वो फ्राइट कॉस्ट होता है, कि एक तरीके से आप डिलीवरी कॉस्ट मान सकते हो, डिलीवरी जो अमाउंट लगता है वो हो जाता है एक तरीके से फ्राइट कॉस्ट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड इन आवर फाइनल टेबल। सो जो हमें फाइनल टेबल चाहिए उसमें ये सारी समरीज प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑल द समरी। पहले हम इनको डिफरेंट सीक्वल क्वेरी की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से हम समरी निकाल सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, और फिर वो सारी जितनी भी क्वेरीज रहेंगी उसको हम कंबाइन करके एक क्वेरी बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट फाइनल टेबल अपना बनाएंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी द फ्राइट समरी। ओके, इसमें हो जाएगा PD रीड सीक्वल क्वेरी। अभी फ्राइट की डिटेल्स किस में थी, वेंडर इनवॉइस टेबल में। ओके, वेंडर इनवॉइस का टेबल एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे कॉलम्स थे। वेंडर इनवॉइस डॉट कॉलम्स, ओके, वेंडर नंबर, वेंडर नेम, इनवॉइस डेट, PO नंबर, PO डेट। तो वेंडर नंबर पे हम ग्रुप बाय करेंगे कि फ्राइट की टोटल कॉस्ट क्या थी। ओके, फ्राइट यहाँ पे जो कॉलम है इसमें कॉस्टिंग दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट क्या है फॉर एवरी वेंडर नंबर। ओके, तो ये चीज़ हमें सीक्वल क्वेरी की हेल्प से लिखना है। सो लेट्स सेलेक्ट, क्या क्या हमें लेके आना है। सबसे पहले तो वेंडर नंबर एंड सम ऑफ फ्राइट। ओके, इसका हम एक नाम रख देते हैं फ्राइट कॉस्ट। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, वेंडर इनवॉइस ग्रुप बाय वेंडर नंबर, और हमारा कनेक्शन पास हो जाएगा यहाँ पे। सो लेट्स सी कि हमें रिजल्ट क्या मिला है, फ्राइट समरी। ओके, तो यहाँ पे हमें 126 वेंडर्स प्रेजेंट है टोटल, एंड उनका फ्राइट कॉस्ट मिल जाता है। ओके, तो ये हमें अपने फाइनल टेबल में भी चाहिए कि उसका फ्राइट कॉस्ट क्या है, और वेंडर नंबर के हिसाब से, वेंडर नंबर के हिसाब से हम वेंडर नेम भी लेके आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए हम वेंडर नंबर पे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट टेबल हमारा क्या था, परचेज प्राइसेस का। ओके,
उसको हम ज्वाइन करेंगे परचेजेस वाले टेबल में, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्चुअल प्राइस देखने को मिला था और परचेज प्राइसेस वाले टेबल में क्या था, हमारा जो जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वो, और एक्चुअल प्राइस से कितना डिफरेंस है ये चीज़ हमें लेके आनी है। तो यहाँ पे आपका परचेज प्राइस में ये डिटेल मिल जाता है, प्लस आपको परचेजेस में से यहाँ पे आपको क्वांटिटी कितना परचेज हुआ है, कितना प्राइस था और कितना डॉलर लगा है। तो ये सब डिटेल्स हमें एज अ समरी लेके आनी है। तो लेट्स राइट अ क्वेरी फॉर इट। रीड SQL क्वेरी। ओके, सेलेक्ट, क्या क्या कॉलम्स थे, वेंडर नंबर, वेंडर नेम भी ले सकते हैं हम इसमें, ब्रांड लेना है क्योंकि ब्रांड वाइज यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तो ब्रांड लेंगे हम यहाँ पे। परचेज प्राइस क्या था इसका, सम ऑफ क्वांटिटी, एज इसका हम अलग से नाम रख देते हैं टोटल क्वांटिटी, एंड सम ऑफ डॉलर्स एज टोटल परचेज डॉलर्स। यहाँ पे हम टोटल परचेज क्वांटिटी इसको कर देते हैं टोटल परचेज क्वांटिटी। फ्रॉम टेबल परचेजेस, और ज्वाइन किस पे करना है हमें, परचेज प्राइस पे, परचेज प्राइसेस, एंड किस पे ज्वाइन करना है, ऑन ब्रांड इक्वल्स ब्रांड। अभी यहाँ पे हमें एक एलाइस नेम लेना होगा, परचेज को हम एज अ पी ले लेते हैं एंड परचेज प्राइसेस को एज अ पी ले लेते हैं। ओके, तो ये जितने भी कॉलम्स थे हमारे ये रिफ़र होंगे हमारे परचेजेस टेबल से। ओके, पी डॉट एंड पी डॉट क्वान्टिटी, पी डॉट डॉलर्स। दूसरे टेबल से हमें क्या क्या लेके आना है, पहले तो वॉल्यूम लेके आना है, वॉल्यूम, एंड नेक्स्ट क्या लेके आना है हमें, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, दैट इज प्राइस एज एक्चुअल प्राइस। तो ये हो जाएगा पी डॉट ब्रांड एंड दिस विल बी पी डॉट ब्रांड। ग्रुप बाय यहाँ पे हम लगाएंगे, ग्रुप बाय हमें इन तीनों पे लगाना है। ओके, वेंडर नेम, वेंडर नंबर एंड ब्रांड। ऑर्डर बाय भी लगा देते हैं, ऑर्डर बाय टोटल परचेज डॉलर्स, और यहाँ पे हमारा चल जाएगा कनेक्शन। सो लेट्स सी इट्स रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि परचेज प्राइसेस ज़ीरो है किसी का, एक्चुअल प्राइस भी ज़ीरो है, बट टोटल परचेज क्वांटिटी 2015 है। तो सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये गलत नंबर्स इंसर्ट हो गए हैं। जिसने भी डेटा इंसर्ट किया होगा, इंसर्शन किया होगा, गलती से कुछ मिसप्रिंट हुआ है या कुछ मिस्टेक हुई है, इस वजह से यहाँ पे डेटा गलत आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर पी डॉट परचेज प्राइस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्योंकि परचेज प्राइस ज़ीरो होने का मतलब है कि हम वेंडर को वो चीज़ फ्री में दे रहे हैं, तो ऐसे रिकॉर्ड हमें नहीं चाहिए एनालिसिस के लिए। तो जस्ट हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर देंगे इसको। सो नाउ वी हैव 10,692 रोज़, जिसमें से 126 वेंडर नंबर यूनिक हैं, और हर एक वेंडर के कितने सारे उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे हैं, कितने सारे ब्रांड खरीदे हैं, उसका डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो ये समरी मिल गया हमें परचेज प्राइसेस से। तो परचेज प्राइसेस से हो गया, परचेजेस से हो गया, वेंडर इनवॉइस से हो गया, लास्ट टेबल बचा है सेल्स टेबल। तो सेल्स टेबल के भी कॉलम्स एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें वेंडर नंबर, ब्रांड मिल जाता है, प्लस हमें यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी मिल जाती है, सेल्स डॉलर, सेल्स प्राइस मिल जाता है। तो इसको भी हम अपने समरी टेबल में रखेंगे। सो pd डॉट रीड SQL क्वेरी, सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है हमें, वेंडर नंबर, ओके, एंड ब्रांड, ब्रांड वाइज हमें डेटा चाहिए क्योंकि हमें प्रोडक्ट को भी शो करना है कि कौन से प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे समरी में देखा था, कौन से प्रोडक्ट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो परचेज ट्रांजैक्शन मेड बाय वेंडर, सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा एंड एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइसेस। ओके, तो सेल्स में हमें सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे सम लेंगे
किन किन कॉलम्स का? सबसे पहले तो सेल्स डॉलर ले लेते हैं एज टोटल सेल्स डॉलर्स। ओके, इसके बाद हम लेंगे सेल्स प्राइस एज टोटल पर सेल्स प्राइस। ओके, देन हमारे पास है सेल्स क्वांटिटी एज टोटल सेल्स क्वांटिटी। ओके, एक्साइज टैक्स भी हम ले सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, अगर हमें यूज़फुल हुआ तो। जस्ट फॉर द सेक हम ले लेते हैं एक्साइज टैक्स एंड दिस विल बी टोटल एक्साइज टैक्स फ्रॉम टेबल सेल्स ग्रुप बाय। किस पे ग्रुप बाय करना है हमें? वेंडर नंबर फर्स्ट, एंड देन ग्रुप बाय में जो ऑर्डर है वो भी बहुत मैटर करता है, तो हमें पहले वेंडर नंबर पे ग्रुप बाय करना है एंड देन ब्रांड पे करना है। सो ये हमारे पास डेटा आ गया, 11,000 रिकॉर्ड्स हैं इसमें अराउंड, एंड हम इसको ऑर्डर बाय करके भी देख सकते हैं कि कहीं कोई ज़ीरो वैल्यू तो नहीं है। टोटल सेल्स डॉलर्स, ये ग्रुप बाय के बाद लगता है। ओके, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ज़ीरो वैल्यू है टोटल सेल्स प्राइस की, सो दैट्स गुड। ओके, तो ये हमें 3 क्वेरीज मिली हैं, डिफरेंट 3 क्वेरीज मिली हैं जिसे हमें कंबाइन करना है। ओके, और हमें एक फाइनल टेबल लेके आना है जिसमें ये सारे रिकॉर्ड प्रेजेंट हों। तो एक तो वे है, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड टेबल में जॉइंट्स परफॉर्म किया है, वैसे ही हम इन तीनों क्वेरीज को जॉइंट की परफॉर्म से ही लेके आएँ। ओके, तो लेट्स ट्राई दैट। एंड हम यहाँ पे टाइम भी इंपोर्ट कर लेते हैं कि हमें देखना है कि कितना हमें टाइम लगता है इस क्वेरी को रन करने में। ओके, एंड इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल टेबल। यहाँ पे क्वेरी लिख रखी है तीनों को ज्वाइन करके, जस्ट आई विल कॉपी पेस्ट इट। सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने वेंडर नंबर लिया है, पीपी क्या है हमारा, अगेन परचेज प्राइस वाला टेबल, ब्रांड प्राइस दैट इज एक्चुअल प्राइस, ओके, एज एक्चुअल प्राइस, and then here we have purchase price, sum of sales quantity, sum of sales dollars, sales price, sales tax, quantity, dollars, freight। तो ये सारे जितने भी हमने सम कंडीशन लगाए हैं, तो ये जितने भी सारे हमने एग्रीगेशन लगाए हैं सम वाले, ये हमने पहले ही तीनों क्वेरी में देख रखा है। तो कंप्लीट उसी 3 क्वेरीज को मैंने एक साथ जॉइंट्स करके, जॉइन का यूज़ करके लिखा है। तो फर्स्ट हमारा जो टेबल रहेगा परचेज प्राइस रहेगा, वो जॉइन होगा सेल्स पे, देन अगेन वो जॉइन होगा वेंडर इनवॉइस पे, और फिर हमारा ये ग्रुप बाय होके आ जाएगा डेटा। तो मैंने यहाँ पे वेंडर इनवॉइस से ही क्वांटिटी, डॉलर और फ्राइट तीनों ले लिया है, क्योंकि क्वांटिटी डॉलर परचेज टेबल में था ही, प्लस वेंडर इनवॉइस टेबल में भी था। अगर मैं आपको शो करूँ यहाँ पे अगेन, सो वेंडर इनवॉइस में क्वांटिटी और डॉलर्स दोनों प्रेजेंट हैं, बस जो परचेजेस टेबल था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो डिटेल वे में प्रेजेंट है, यहाँ पे वो एग्रीगेटेड वे में प्रेजेंट है। ओके, तो हम डायरेक्टली यहीं से ले ले रहे हैं। एंड ग्रुप बाय हम कर रहे हैं किस पे, वेंडर नंबर पे, ब्रांड पे, प्राइस पे, एंड अगेन परचेज प्राइसेस। सो लेट्स रन दिस एंड सी कि तीनों क्वेरीज को एक साथ कंबाइन करने पे हमें कितना टाइम लग रहा है इस क्वेरी को रन करने में। ओके, और अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो हम इसको ऑप्टिमाइज वे में लिखेंगे, और मोस्टली कंपनीज़ में ऐसे ही होता है। कंपनीज़ में आप ट्राई करते हो, हैवी कंपनीज़ में आप इस तरीके की छोटी क्वेरीज नहीं लिखते हो, आपको मल्टीपल टेबल्स को एक साथ एक ही क्वेरी का यूज़ करके जॉइंट्स मार के आपको डेटा लेके आना होता है। बट अगर आप इस तरीके से क्वेरी लिखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेरी एग्जीक्यूट करने में, जो कि कंपनी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपका स्ट्रीमिंग डेटा होगा, अगर आपको हर 5 मिनट्स पे डेटा चाहिए और आपका जो क्वेरी है वो रन होने में ही आपको 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, सपोज 6 मिनट 7 मिनट लग रहा है, तो जो वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा तो वहाँ पे डेटा लीकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइम के अकॉर्डिंग आपका डेटा सही टाइम पे आपका डेटा नहीं मिल पाएगा। सो दैट इज़ वाई क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यूज़ भी देते हो तो वहाँ पे भी आपसे क्वेरी पूछी जाती है कि अगर आपको कोई ऐसी क्वेरी मिले, सीक्वल क्वेरी
जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है रन करने में, एग्जीक्यूट करने में, तो आप उसको किन तरीक़ों से और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ताकि वो लेस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपको ज़रूर से सीखने चाहिए। सो यू कैन सी कि ये जो क्वेरी थी ये रन हुई नहीं और मुझे ऑपरेशनल एरर आ गया यहाँ पे कि डेटाबेस और डिस्क साइज इज़ फुल। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ये मेमोरी ले रही थी। तो इसी क्वेरी को हमें और ऑप्टिमाइज वे में लिखना होगा जिससे कि हमारा जो फाइनल डेटा फ्रेम है वो भी क्रिएट हो जाए और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि हर एक टेबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, अगर आप देखो तो बहुत छोटे छोटे टेबल है, 126 रोज़ हैं एंड देन 10,000 रोज़ हैं एंड देन अगेन यहाँ पे 11,000 रोज़ हैं। ओके, तो जो सेल्स वाला जो टेबल है मेनली वो ज़्यादा इशू कर रहा है क्योंकि उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा डेटा है और जब हम फिल्टर आउट भी कर रहे हैं तो ज्वाइन करते वक्त उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो हमने क्या किया कि जो हमने अलग अलग क्वेरीज लिखी थी उसको अलग अलग एज अ टेबल हमने बना लिया यहाँ पे, विथ फ्राइट समरी एज ये वाला टेबल हो जाएगा, परचेज समरी एज दिस वन, द सेम क्वेरी एंड द सेल समरी एज दिस, और इन तीनों ही टेबल को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ओके, लेफ्ट ज्वाइन ऑन सेल समरी देन फ्राइट समरी। ओके, वेंडर नंबर के ऊपर किया है हमने, यहाँ पे भी वेंडर नंबर के ऊपर किया है, प्लस जो भी हमें रिजल्टेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर हम इसको रन करें सो यू कैन सी कि ये तुरंत रन हो गया, लाइक लेस देन इन 1 मिनट ये कम्प्लीटली रन हो चुका है एंड ये हमारा फाइनल डेटा फ्रेम बन के आ चुका है। तो हमें 10,692 रिकॉर्ड्स मिलते हैं फाइनल डेटा फ्रेम में और हर एक डेटा रिकॉर्ड की हमें जितने भी वैल्यूज़ चाहिए थी लाइक सेल्स क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, सब हमें मिल गया। सो दैट इज़ आवर एग्रीगेटेड टेबल जिस पे हमें वर्क करना है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ह्यूज डेटा था हमारे पास टेबल्स के अंदर, बट जो एक्चुअल डेटा, जो मीनिंगफुल डेटा है उसको हमने रिड्यूस करके एक टेबल में लेके आया जिसमें सिर्फ हमें 10,000 रिकॉर्ड मिल रहे हैं और इसी पे हमें वर्क करना है। तो इसी तरीके से कंपनी में भी आपको बहुत सारी टेबल देखने को मिल जाती है क्योंकि डेटा हर जगह फैला हुआ है और उन सबको कंबाइन करके मेन टेबल में लेके आना या फिर मेन एनालिसिस के लिए आपको उसको ट्रांसफॉर्म करके लोड करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट अ डेटा एनालिस्ट विल डू। अब हम इस टेबल को सेव करेंगे वापस से डेटाबेस में, और हम ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि ताकि हमें बार बार ये वाली जो क्वेरी है इसको रन ना करना पड़े और डेटा हम डायरेक्टली डेटाबेस में से फैच कर लें। तो मोस्टली जब हम कंपनीज़ में इस तरीके का टेबल बनाते हैं तो वो हम टाइम सीरीज़ के बेसिस पे ही ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज का जितना भी डेटा था वो हमने आज ऐड किया एक टाइम के बेसिस पे, नेक्स्ट डे जब हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट डे का डेट रहेगा। ओके, तो लेटेस्ट अगर हमें डेटा चाहिए तो हम डेट वाले कॉलम पे फिल्टर करके ओके लेटेस्ट रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं जो मैक्सिमम डेट रहेगा उसके बेसिस पे। तो इसी वजह से स्टोर करना इज़ बेस्ट ऑप्शन ताकि आपको बार बार क्वेरी रन ना करना पड़े। किसी और को अगर डैशबोर्ड क्रिएट करना है या फिर एनालिसिस करना है तो वो डायरेक्टली इस टेबल में से डेटा फैच कर ले। सो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने क्या क्या किया। So this query generates a vendor wise sales and purchase summary, okay, which is valuable for performance optimization. The query involves heavy joins and aggregations on large data sets like sales and purchases. Storing the pre-aggregated results avoid रिपीटेड एक्सपेंसिव कंपिटिशन। ओके, बार बार हमें क्वेरी रन नहीं करनी पड़ेगी तो हमें रिपीटेटिव वर्क नहीं करना पड़ेगा। हेल्प्स इन एनालाइजिंग सेल्स, परचेजेस एंड प्राइसिंग फॉर डिफरेंट वेंडर्स एंड ब्रांड, क्योंकि हमने वेंडर और ब्रांड वाइज ही डेटा यहाँ पे स्टोर किया है। फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ स्टोरिंग दिस डेटा इज़ फॉर फास्टर डैशबोर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, and instead of running expensive queries each time, dashboard can fetch data quickly from the vendor sales summary। तो जो हम डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे लास्ट में, पावर डैशबोर्ड, वो भी इसी टेबल के बेसिस पे ही करेंगे। नाउ लेट्स सी कि जो हमारी ये फाइनल टेबल है इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है। फॉर फर्दर एनालिसिस पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा कम्प्लीटली क्लीन है या फिर नहीं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट चेक कि हमारे डेटा में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सो पहले हम डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। तो जितने हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं सब फ्लोट्स में हैं। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट है, ब्रांड नंबर में है, वेंडर नेम ऑब्जेक्ट है, फाइन, एंड देन वेंडर सेल्स समरी। मिसिंग वैल्यू भी चेक कर लेते हैं इसी बात पे, इस नल डॉट सम। ओके, तो
इन 4 कॉलम में 178 रिकॉर्ड्स में मिसिंग वैल्यू है। सो सेल्स क्वांटिटी, सेल्स डॉलर में मिसिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट हैं, वेंडर ने वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खरीदे तो बट सेल नहीं किए, तो इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ हो। प्लस यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंटीजर फॉर्म में है बट यहाँ पे उसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 2 इनकन्सिस्टेंसी तो मिल गई हमें। अब हम एक बार वेंडर सेल्स समरी में वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं। ओके, जो कैटेगोरिकल हैं उनमें वेंडर नेम आ जाता है, सो इसका हम यूनिक ले लेते हैं। ओके, तो वेंडर नेम में आप देख सकते हो कि इररेलेवेंट वाइट स्पेसेस हैं हर एक नेम के आगे, जिसको हमें रिमूव करना होगा। ओके, इसके अलावा दूसरा जो कॉलम था डिस्क्रिप्शन, वो भी हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो उसकी भी यूनिक वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी ऐसा स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, सो इट्स गुड। तो हमारे 3 इनकन्सिस्टेंसीज हो गए जिसको हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो हम वेंडर सेल समरी में जो वॉल्यूम कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज करते हैं। सो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट, एस टाइप क्या रहेगा इसका, फ्लोट ले लेते हैं। ओके, फ्लोट 64। नाउ हम वेंडर सेल समरी में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको हम फिल करेंगे 0 से। 0 क्यों? क्योंकि अगर वो सेल नहीं हुआ है तो दैट मीन्स उसका जो लाइक वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। एंड हम वेंडर सेल समरी में से वेंडर नेम स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप कर देंगे, जिससे जो भी इररेलेवेंट वाइट स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएगी। और इसको अगेन हम कॉपी कर देंगे कॉलम में। सो लेट्स चेक अगेन कि हमने इनकन्सिस्टेंसीज रिमूव की। ओके, यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं आप, रिमूव हो चुका है। नाउ लेट्स सी द मिसिंग वैल्यूज़, ये भी रिमूव हो चुकी है। एंड द डेटा टाइप और वॉल्यूम का यहाँ पे आ गया फ्लोट 64। ना हमारे पास जितने भी कॉलम्स थे वो तो हमारे नॉर्मल टेबल्स में से मिल गए। अब कुछ ऐसे हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे जो आगे हमें फर्दर एनालिसिस में हेल्प करेंगे। तो हम न्यू फीचर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, स्टॉक टर्नओवर, प्रॉफिट मार्जिन। ओके, तो इस तरीके के कुछ कॉलम्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फर्स्टली। सो वेंडर सेल्स समरी, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है डॉलर्स में। तो जितना सेल्स डॉलर था अगर उसमें से हम परचेज डॉलर को माइनस कर दें तो वो हो जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टोटल। और अगर किसी सेल्स किसी ब्रांड का जो सेल्स डॉलर है, टोटल सेल्स डॉलर है, वो कम है परचेज डॉलर से, दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है क्योंकि वो माइनस में आएगा। ओके, सो टोटल परचेज डॉलर्स। लेट्स सी कि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज़ तो नहीं है। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट, तो कुछ ऐसे वेंडर हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। ओके, तो इसको हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम न्यू कॉलम में क्रिएट करते हैं फॉर प्रॉफिट मार्जिन, जो कि हमारा परसेंटेज में रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, so this will give us the profit margin 100. Next, let's create another column, vendor sales summary, stock turnover, कितना ज़्यादा परचेज क्वांटिटी था और उसमें से कितना ज़्यादा सेल हुआ है। किसी वेंडर ने 10 प्रोडक्ट खरीदे हैं और 10 के 10 बेच दिए तो वहाँ पे स्टॉक टर्नओवर 1 हो जाएगा। अगर उससे कम भेजे हैं तो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ओके,
तो मोस्टली ये 1 ही रहता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसके पास पहले के कुछ स्टॉक अवेलेबल थे, कुछ क्वांटिटी अवेलेबल थी, उसको वो सेल कर रहा है। ओके, तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वेंडर सेल्स समरी टोटल सेल्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल परचेज क्वांटिटी। एक और कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं फॉर आवर एनालिसिस, जो कि रहेगा सेल्स टू परचेज रेशियो। हो जाएगा टोटल सेल्स डॉलर्स डिवाइडेड बाय वेंडर सेल्स समरी टोटल परचेज डॉलर्स। तो ये 4 न्यू हमने फीचर्स ऐड किए हैं अपने समरी वाले टेबल में। हम इस टेबल को वापस से डेटाबेस में सेव करेंगे। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली ToSQL का यूज़ करके डेटाबेस में सेव कर सकते हो, बट हम कंपनीज में जैसे टेबल सेव करते हैं वैसे यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या करते हैं कि टेबल क्रिएट करते हैं, एक एम्प्टी टेबल क्रिएट करते हैं यूजिंग क्रिएट टेबल क्वेरी। ओके, तो सबसे पहले तो हम कर्सर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कर्सर कॉन डॉट कर्सर। हमारा कर्सर क्रिएट हो गया। नाउ हम अब क्वेरी लिखेंगे एक टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्रिएट टेबल का क्वेरी लिखा है, क्रिएट टेबल वेंडर सेल्स समरी। ओके, दिस विल बी आवर टेबल नेम। और जितने भी कॉलम्स हैं यहाँ पे वेंडर सेल्स में, जितने कॉलम्स हैं उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है विद देयर डेटा टाइप। तो वेंडर नंबर इंटीजर में, वेंडर नेम वेरकेर हमने लिया एज 100। ओके, परचेज प्राइस डेसिमल में लिया है। तो इस तरीके से ही हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से डेटाबेस में टेबल क्रिएट होता है। हर एक कॉलम के लिए मैंने नेम लिखा है उसका, प्लस उसकी डेटा टाइप लिखी है। प्राइमरी की क्या है हमारा, वेंडर नंबर और ब्रांड के कॉम्बिनेशन। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, तो अगर हम अभी pd.read करें जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर सेल्स समरी एंड कनेक्शन। सो यू कैन सी कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, बट इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं, वेंडर सेल्स समरी .ToSQL, और यहाँ पे ये हमारा रहेगा टेबल नेम कनेक्शन इफ एग्जिस्ट रिप्लेस एंड देन इंडेक्स इज फॉल्स। सो हमारा डेटा चला गया है एंड नाउ लेट्स सी। ओके, तो अब डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट भी हो चुका है, प्लस उसमें डेटा भी आ चुका है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द फाइनल टेबल आउट ऑफ डिफरेंट टेबल्स। अब जितने भी स्टेप्स हमने यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, जो मेन स्टेप हैं फाइनल डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट तो स्टेप था ये कि हमें डेटा लेके आना है। ओके, दिस क्वेरी से, इस क्वेरी से हमें डेटा लेके आना, फाइनल टेबल क्रिएट करना है। देन हमें क्लीन करना है डेटा को। ओके, क्लीन करना है डेटा को और न्यू कॉलम्स को ऐड करना है एंड देन इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में। तो इसके लिए भी हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, इसका हम नाम रखेंगे गेट वेंडर समरी। पाइथन फाइल हम क्यों क्रिएट करते हैं, जो भी रिपीटेटिव टास्क रहता है उसको अगर हमें स्केड्यूल करना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। ओके, डेटा एनालिसिस में। तो इसके लिए भी हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, जो भी हमने मेन टास्क परफॉर्म किया है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे SQLite 3 इंपोर्ट कर लिया है, पांडास इंपोर्ट किया है, लॉगिंग इंपोर्ट किया है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लॉगिंग भी ऐड कर दिया है। हमारा जो नेम रहेगा लॉग फाइल का वो रहेगा getVendorSummary.log। मोस्टली जो भी पाइथन फाइल रहती है उसी के नेम के बेसिस पे ही आपकी लॉग फाइल रहती है, ताकि पता चले कि इस पाइथन फाइल का ये लॉग फाइल है। ओके, और फाइल मोड हमने सेम अपेंड ही रखा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है क्रिएट वेंडर समरी, जो कि कनेक्शन वेरिएबल को एज अ इनपुट ले रहा है। वेंडर सेल समरी यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग द सेम क्वेरी जो कि हमने नोटबुक में देखी थी, और उसी सेल समरी को वो रिटर्न कर देगा। तो इस फंक्शन से जब हम कॉल करेंगे तो हमें ये कंप्लीट डेटा एक वेरिएबल में मिल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया है, ये फंक्शन है क्लीन डेटा के लिए। तो जैसे जैसे हमने स्टेप परफॉर्म किया था क्लीनिंग के लिए, प्लस न्यू फीचर्स को जो ऐड किया था, वो सब मैंने एक ही फंक्शन में डाल दिया है। तो जब पहला
पहला हमारा क्या रहेगा मेन, कि हमें पहले वेंडर समरी क्रिएट करना है क्वेरी की हेल्प से एंड देन उसको क्लीन करना है। इंजेस्ट करने के लिए ऑलरेडी हमने एक पाइथन फाइल बना रखी है जिसमें एक फंक्शन है ingest db करके, फ्रॉम ingestion db import ingest db। तो जो हमने पहले पाइथन फाइल बनाई थी ingestion db, इसमें हमें ये वाला फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम इसको कॉल करेंगे इस पाइथन फाइल में। ओके, इसको हम यूज़ करेंगे इस पाइथन फाइल। सो मैंने यहाँ पे फर्स्टली कनेक्शन बनाया है इन्वेंट्री db से, देन मैंने यहाँ पे लॉगिंग ऐड किया है कि क्रिएटिंग वेंडर समरी टेबल, यहाँ पे समरी उसका टॉप 5 रिकॉर्ड्स भी हम प्रिंट करेंगे लॉगिंग में, देन क्लीनिंग डेटा, फिर यहाँ पे मैंने क्लीन डेटा वाले फंक्शन को कॉल किया है। ओके, एंड देन लास्ट में हमने ingest db वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं नोटबुक के अंदर ही। ओके, अगर आप VS कोड चलाते हो तो आप VS कोड से भी डायरेक्टली रन कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ। इसमें आप टाइम वाला भी फीचर डाल सकते हो कि आपको पता चलता रहे कि कब हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, कब हमारा इंजेक्शन शुरू हुआ और कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है। किया था वो यहाँ पे आ गया क्रिएटिंग वेंडर समरी टेबल, और उसके बाद टॉप 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रिंट हुआ है, एंड देन क्लीनिंग डेटा यहाँ पे शुरू हुआ है, फिर रिकॉर्ड प्रिंट हुआ है क्लीनिंग के बाद, एंड देन लास्ट में इंजेस्टिंग डेटा कंप्लीटेड। तो इस तरीके से लॉगिंग भी हमने ऐड कर दिया और ये हमारी स्क्रिप्ट बन के कम्प्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जो हमने क्लीन डेटा किया है, जो हमारा वेंडर समरी सेल्स टेबल है, जो फाइनल टेबल है, उस पर अब हम एक्चुअल एनालिसिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन आवर बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग कंप्लीट पाइथन, जिसमें हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे।